वाले हैं चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन की डेरिवेशन करने वाले हैं। तो बच्चे आपके पास यहाँ पे बोहर ने जो एनर्जी आपको दी है, दैट एनर्जी, बोहर कहता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी भी शेल में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी होती है -RH रेडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाई में लिख सकते हो आप, नहीं तो उसके नीचे भी लिख सकते हो 1/n², या -RH अपॉन में भी n² लिख सकते हैं। RH है रेडबर्ग कांस्टेंट और रेडबर्ग की वैल्यू आपके पास यहाँ पे रहती है 2π² me⁴/n²। क्या दीदी हमें ये याद करनी है? बिल्कुल याद नहीं करनी है, बल्कि ये वैल्यू को एस्टिमेट करके चेंज करके किलो जूल वगैरह में कन्वर्ट करके मैंने आपको पिछले क्लास में लिखवाया है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है 1311.8 मल्टीप्लाई Z²/n² किलो जूल समथिंग हमने किया, जूल के लिए 2.17 किया था समथिंग। तो ये एनर्जी हमें याद नहीं करनी, एनर्जी वही याद करनी है। ये सिर्फ और सिर्फ क्यों लिखवा रहे हैं? ताकि हम स्पेक्ट्रम की डेरिवेशन कर सके। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी। एनर्जी का फॉर्मूला था इलेक्ट्रॉन का -RH इंटू में 1/n², या फिर लिख सकते हैं -RH अपॉन में n²। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? जैसे ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हुआ, हाइड्रोजन नाम के एटम को एनर्जी मिली डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो उसके इलेक्ट्रॉन ने जंप करने की कोशिश करी। यही तो हो रहा था, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन लेके बैठे थे, हमने प्रेशर काफी लो कर दिया था, वोल्टेज काफी हाई कर दी थी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आगे जाके जंप कर रहा था दूसरे शेल्स में, जिसने हमने लाइमन, बाल्मर, पार्शन, ब्रैकेट और पीफर नाम की सीरीज पूरी पढ़ी थी। तो उसने ये बोला कि जो चेंज आ रहा है एनर्जी का डेली which is equal to E2 minus E1, yes or no? क्या है डेली which is equal to E2 minus E1? तो उसके बाद यहाँ पर चेंज इन एनर्जी which should be equal to E2 minus E1, तो E2 आपके पास यहाँ पे क्या है? What is E2? E2 आपके पास ये है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। E2 is the फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी किसकी? जिस शेल में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, और E1 यानी वो एनर्जी जहां से इलेक्ट्रॉन आया, E1 यानी इनिशियल, और इन दोनों का चेंज मिलके ये टोटल एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन में हुई। तो इलेक्ट्रॉन जहां से जंप करना शुरू करता है उस शेल में जो एनर्जी है वो है इनिशियल, जहां वो पहुंच जाता है अब उस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो है E2 फाइनल। ठीक है, तो E2 माइनस E1 हमने किया। तो यहाँ पे E2 माइनस E1 की दो वैल्यूज होंगी, -RH अपॉन में n फाइनल का स्क्वायर, यहाँ भी -RH अपॉन में n इनिशियल का स्क्वायर। यस और नो? ये n फाइनल n इनिशियल क्यों लिखा है बार बार? क्योंकि हम दो एनर्जी पढ़ क्यों रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि n शेल में है, n इनिशियल शेल में है, वो इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में आ गया? n फाइनल शेल में आ गया। पहले जो उसकी एनर्जी रही थी वो E1 थी, बाद में जो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो E2 है, और हम दोनों को माइनस कर रहे हैं बस इस कॉन्सेप्ट के अंदर। व्हाट वी आर डूइंग ओवर देयर, हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं इनिशियल एनर्जी को और फाइनल एनर्जी को, जिससे हम क्या निकाल रहे हैं? डेली। डेल का मतलब है चेंज इन एनर्जी। कोई डाउट यहाँ तक? रिद्धि, एनर्जी का फॉर्मूला किसका है? किसका? ये सबसे पहले बोहर ने यही दिया था, या फिर उसके बाद वो चेंज होता किलो जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यूज बदल के फाइनल आपको वैल्यू फॉर्मूला मिला -1311.8 समथिंग अपॉन में Z²/n²। और रेडबर्ग कांस्टेंट टोटल एनर्जी, रेडबर्ग कांस्टेंट टोटल एनर्जी दी है। रेडबर्ग कांस्टेंट बेसिकली ये सारी वैल्यूज है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक सेकंड पॉज कर दो बेटा, वो आवाज की वजह से कर रहा था। हमने यहाँ से कॉमन ले लिया RH, कॉमन लेने के बाद -1/n फाइनल, माइनस +1/n इनिशियल, प्लस वाले को आगे लिख दिया, माइनस वाले को पीछे लिख दिया। हमारा ऑलरेडी यहाँ पे डेरिवेशन डन है, बस अभी मैं इसको डेली को चेंज कराऊंगी। एक बार दोबारा समझ लो, कुछ खास इसमें नहीं है। बोहर ने सबसे पहले एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो शुरू किया था एनर्जी, विच वॉज RH 1/n², वो भी माइनस में, दिस वॉज द एनर्जी। इस एनर्जी से उसने एक फॉर्मूला बनाया। वो फॉर्मूला किसका था? फॉर्मूला था
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रेडबर्ग कांस्टेंट वाला पूरा फॉर्मूला बना। तो उस फॉर्मूला को बनाने के लिए उसने दो एनर्जी ली, दोनों को माइनस किया। दो एनर्जी किसकी ली? एक इनिशियल की, फाइनल की। फाइनल माइनस इनिशियल किया, रेडबर्ग कांस्टेंट कॉमन लिया। फॉर्मूला हमारा रेडी है, पर डेली को चेंज करना पर पहले इतना नोट करो। पॉज करिए। अब हमारे पास ये जो पूरा फॉर्मूला आया है, यहाँ पे जो RH की वैल्यू है रेडबर्ग की, वो है 2.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18। दीदी आपने ना हमें जब ये चीज पढ़ाई थी ना, तो हमें आपने RH की वैल्यू 109677 बताई थी, है ना? हमने वही पढ़ी थी। अभी वो करेक्ट वैल्यू में पहुंच रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं, ध्यान से सीखो। अब डेल E, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर डेल E को लिख दे। E का फॉर्मूला होता है hc/λ, याद है hc/λ, है ना? तो इसको लिख दे hc/λ 2.18। ये डेरिवेशन सिर्फ वही करे जिनके स्कूल में कराई है, सबको करने की कोई खास ऐसी जरूरत नहीं, ठीक है? H को यहाँ ले आएंगे नीचे, C को भी नीचे ले आएंगे, हमारा फॉर्मूला रेडी है। जब बच्चे H नीचे आएगा तो H की वैल्यू लिख दे 6.626 × 10 की पावर -34। और C वेलोसिटी क्या होती है लाइट की? n2 का स्क्वायर। इससे हमारे पास एक कांस्टेंट आया था 109677 के आसपास, और ये कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू ली गई थी। ये फाइनल फॉर्मूला हमारा तैयार हुआ। तो ये वैल्यू हम लोग यूज करते हैं R की, जो हमें फाइनल लव की मिली। दोबारा सीख लो, कितनी एनर्जी है पूरे के पूरे एटम में? इलेक्ट्रॉन की दो, एक जब इलेक्ट्रॉन इनिशियल शेल में है और एक जब इलेक्ट्रॉन ऑन ए फाइनल शेल में, ठीक है? दोनों एनर्जी को हमने माइनस किया, E2 - E1। एनर्जी कौन सी फॉर्मूला रखा हम लोगों ने? ये फॉर्मूला दिया किसने बच्चों? बोहर ने। इनिशियल फॉर्मूला यही दिया था उसने एनर्जी का फॉर्मूला है -RH अपॉन में n²। n कौन सा? पहले हमने इनिशियल वाला रखा और फिर फाइनल वाला रखा, अकॉर्डिंग टू नीड रखते हैं। E2 - E1 है तो फाइनल आगे, इनिशियल पीछे। RH कॉमन ले लिया, -1/n फाइनल प्लस 1/n इनिशियल। इतना क्लियर हो गया? इसके बाद मैंने बोला इनिशियल वाले को n1 मान लो, फाइनल वाले को n2 मान लो, ताकि आपका फैमिलियर फॉर्मूला रहे थोड़ा थोड़ा। तो हमने यहाँ पे n1 और n2, यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के लिए बात जोड़ना नहीं करो, n2 आगे आएगा, n1 पीछे। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैंने कहा RH की वैल्यू ये होती है। अब आपको याद है थोड़ा थोड़ा, पहली एनर्जी इससे यही निकली थी जो जूल में थी तुम्हारी, बताओ बच्चों? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जूल में, यही थी ना पहली एनर्जी जूल में। फिर मैंने कहा था किलो जूल में एनर्जी लिखना है, तो ये फॉर्म चेंज हो जाएगा 1311.8, ठीक है? तो RH की वैल्यू एक्चुअली क्या आती है? क्या है RH की वैल्यू? ये है। फिर इस वैल्यू को तो हमारे पास हमें फॉर्मूला और जनरेट करना था, तो हमने E का फॉर्मूला रखा hc/λ। H और C कहाँ गए? नीचे चले गए। और ये पूरा सॉल्व होके हमें अप्रॉक्स वैल्यू मिलती है। ये हमारा फॉर्मूला रेडी है। अब एक एक बार स्टेप को ध्यान से देख लो, किसी भी स्टेप में तुम्हें दिक्कत आ रही है ये क्यों आया, वो पूछो, पॉज करो। किसी भी स्टेप में बोहर की थ्योरी के ये सारे गलत थे पॉइंट्स जो भी हम पढ़ने वाले हैं, दैट वी कॉल लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स। तो हम पढ़ने वाले ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। फर्स्ट क्या था कि बोहर ने सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम को स्टडी किया। हाइड्रोजन लाइक एटम, मुझे सिंगल लिखना चाहिए। उसने इसी का स्पेक्ट्रम पढ़ा, इसी की एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन की, इसी का हम लोगों को रेडियस बताया, बाकी किसी एटम का उसने स्पेक्ट्रम पढ़ा नहीं। तो ये इसके लिए ड्रॉबैक था, क्योंकि हर किसी का स्पेक्ट्रम एक जैसा बिहेव नहीं करेगा। दैट वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकंड क्या था? आपको याद होगा कि डिस्चार्ज ट्यूब ली थी जिसमें हाइड्रोजन गैस ली थी, राइट? याद है? yes. उसके बाद वहां से रेज निकली थी, जिसको किससे पास कराया था उन्होंने? प्रिज्म से। प्रिज्म से पास कराने के बाद
यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिली थी, इसको लाइमन, बाल्मर, पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने पढ़ा था। तो ये जो यहाँ पे लाइंस मिली, ये हमने जिस स्पेक्ट्रम में देखा, ये स्पेक्ट्रम क्योंकि लाइंस यहाँ पे मिली है तो ये लाइन स्पेक्ट्रम कहलाया। ठीक है, अब इस लाइन स्पेक्ट्रम को लिया और ज़ीमैन नाम के साइंटिस्ट ने, ध्यान से सुनेंगे, ज़ीमैन नाम के साइंटिस्ट ने दोनों तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ लगा दिया और एक तरफ साउथ पोल लगा दिया। और ज़ीमैन ने देखा कि जैसे ही दोनों तरफ मैग्नेट लगाया तो जो ये लाइंस थी, जिनकी जो अरेंजमेंट थी, ये अरेंजमेंट वैसे नहीं रही बल्कि ये लाइंस फैल गई। अब लाइंस नहीं फैली होंगी, एक्चुअली ये पूरा सेटअप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा होगा। खाली इसके पास थोड़ी देखोगे, खाली फोटोग्राफिक पेपर के आसपास थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड से काम पड़ेगा। उसने बेसिकली, मैं यहाँ पर जो समझाया आपको, ये पूरा जो प्रोसेस हुआ, ये पूरा प्रोसेस नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में हुआ। तो क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न ऐसा नहीं मिला सीरीज में, लाइन कहीं ऊपर नीचे हो गई, यहाँ बहुत ज्यादा हो गई, यहाँ कम, फिर यहाँ बहुत ज्यादा, यहाँ कम, तो पूरा का पूरा पैटर्न डिस्टर्ब मिला। और इसका रीजन बोहर दे नहीं पाया था। यहाँ पर बोहर ऐसा बोलते हैं कि बोहर ने ये इफेक्ट एक्सप्लेन ही नहीं किया था, तो इसको बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। ऐसे ही स्टार्क आया, नेक्स्ट साइंटिस्ट, उसने कहा कि मैं पूरे सेटअप को एक तरफ से पॉजिटिव और एक तरफ से नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के बीच में करूंगा, यानी कि दोनों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी दूंगा। अब जैसे अक्षत है, इसको खड़ा करके एक तरफ से एक सेल का पॉजिटिव और एक बड़े सेल का नेगेटिव में लेकर आऊंगी तो उसको करंट लगेगा। दो सेल्स के बीच में अगर मैं इसको रख दिया तो सेल्स इसको टच करने चाहिए ऑफ कोर्स। तो ऐसे ही ये पूरा सेटअप, ये पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सेटअप, दोनों तरफ से हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। उसके बाद भी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के बाद भी ये लाइन पैटर्न सेम नहीं रहा। और ये दोनों चीजें बोहर ने एक्सप्लेन नहीं की। बोहर ने नहीं बताया था कि ये लाइन स्पेक्ट्रम सेम क्यों नहीं रहेगा अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करेंगे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड वाला इफेक्ट याद रखना ज़ीमैन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इफेक्ट स्टार्क नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो ड्रॉबैक आया था वो ये था कि बोहर ने हमें जब भी एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया था। एटम का तो बता दिया था, सर्कुलर पाथ है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, न्यूक्लियस यहाँ है, वो यहाँ पे। एटम से मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो हमें H2O के स्ट्रक्चर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये एक ड्रॉबैक था। लास्ट आते हैं, बोहर गलत होगा यहाँ पे। बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐसे शेल्स में घूमते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस शेल पे घूमेगा ऐसे, पर ये गलत है। एक और ट्विस्ट, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, या कुछ ऐसा कह सकते हैं कि मान लो ये शेल है तो इलेक्ट्रॉन की यहां से लेके यहां तक पूरी रेंज होती है कि वो इतना घूम सकता है। और आगे का कॉन्सेप्ट इसी को पढ़ाने के लिए आ रहा है, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप और ऑर्बिटल्स और ऑर्बिट। तो कहे सीधी सिंपल बात, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो ध्यान से। तुम्हारे लिए मैंने एक लाइन खींच दी, बाउंड्री। मैंने कहा ये तुम हो, तुम्हें इस लाइन पे चलना है। अब मैंने कहा ठीक है तुम सीधा चल नहीं पाओगे, वैसे तुम्हारे हालात बहुत खराब लग रहे हैं, कल केमिस्ट्री के पेपर देख रहे हो, तुम चल तो पाओगे नहीं सीधा, तो तुम थोड़ा इधर उधर हो सकते हो। तो जहां तक मैंने तुम्हें रेंज दे दी वो पूरा रास्ता है ऑर्बिटल। और जिस लाइन पे मैंने तुम्हें चलने के लिए कहा था, दैट लाइन इज ऑर्बिट। तो बोहर सिर्फ ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बताया, ऑर्बिट के आसपास का एरिया जहां इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ऑर्बिटल को कॉन्सेप्ट नहीं बताया था उसने। तो क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? तो ये ही जो कॉन्सेप्ट है वो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट था। तो बोहर ने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो कि वेव की फॉर्म में घूमता है। दैट्स द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट इफेक्ट, जो कि बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। पॉज करेंगे, समझ आ गए सारे? थैंक यू बेटा फॉर ऑपरेटिंग दिस। डी ब्रॉगली रिलेशनशिप करेंगे। श्रेया इस वीडियो को देखेगी तो बेटा नोट्स को नोट कर लेंगे, वो मैंने रिकॉर्डेड में नहीं रिकॉर्ड किया है, बाकी समझाने वाला पार्ट पूरा रिकॉर्डेड है। तो डी ब्रॉगली रिलेशनशिप क्या था, ये हम पढ़ किस में रहे हैं? एक सेकंड के लिए पॉज कर, मेरा नंबर। डी ब्रॉगली रिलेशनशिप की बात करते हैं अगर हम, तो ये एक रिलेशनशिप थी जिसमें दो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे बच्चों।
याद रखना दोनों साइंटिस्ट थे, एक हमारे पास प्लैंक्स था जो कि आपको पता ही है प्लैंक्स के बारे में, कुछ दिनों पहले ही आपने अभी उससे मिले हो, और एक हमारे आइंस्टाइन है। आइंस्टाइन जिनसे भी आप काफी समय से मिलते आ रहे हो, उनका चैप्टर भी आप लोगों ने पढ़ा और उनकी इक्वेशन भी याद होगी आपको, E = mc²। या तो हम लोग यहाँ पे दो रिलेशंस की बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स हमारे पास रिलेशन है E = h/nu, दैट्स द रिलेशन बच्चों। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन we have E = mc²। E = hν साइन जो था हमारे पास वो प्लैंक्स ने दिया था, और प्लैंक्स ने बताया था कि कोई भी लाइट आती है तो लाइट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, फोटोन, याद आया? और वो जो फोटोन होते हैं वो पार्टिकल होता है, तो पार्टिकल के अंदर एनर्जी होती है और लाइट के अंदर जितनी एनर्जी होती है फोटोन उतनी एनर्जी कैरी करके चलता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था और हमें प्लैंक्स ने ये बताया था लाइट का पार्टिकल वाला नेचर होता है, और आइंस्टाइन ने बताया था कि लाइट हैज वेव नेचर। और हम इन दोनों के रिलेशन निकालने वाले हैं और हम इन दोनों ही एनर्जी को इक्वल करने वाले हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 है दोनों ही एनर्जी, तो hν को इक्वल कर देंगे mc² के। एक्चुअली इन्होंने प्रॉपर वेव नेचर नहीं दिया था, बस आइंस्टाइन इक्वेशन आपको शायद याद हो, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनिटी वगैरह पर पूरा आपका प्रोसेस बेस्ड था, पर इतना डिटेल में नहीं घुसेंगे, आपको E = mc² याद रखना बस। मेन जो वेव थ्योरी है ना उसका कॉन्सेप्ट यहाँ लगने वाला है। आपको फॉर्मूला सिखाया है ना क्लास वेव में, न्यू का c/λ, या फिर c क्या होता है न्यू * λ, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना। तो क्या मैं न्यू को लिख दूं यहाँ पे, क्या मैं इसको लिख दूं यहाँ पर c/λ बोलूं, लिख दिया, न्यू को रिप्लेस कर दिया c/λ, mc² है, एक c से एक c कैंसिल हो गया, तो बचा h/λ = mc, m के साथ एक c बचा है, c इज द वेलोसिटी। अब क्या होगा, h/mc नीचे आ जाएगा, लैम्डा ऊपर। अब h तो कांस्टेंट है, h इज द कांस्टेंट, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है ना बच्चों। और आपने 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा है, मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल कर आया, लैम्डा = प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। तो जो कांस्टेंट है उसको भूल जाओ एक सेकंड के लिए, कांस्टेंट तो कहीं भी ना कम होता है ना कभी ज्यादा होता है। और एक रिलेशन हमें पता चली लैम्डा की, कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के। इनवर्सली क्यों, क्योंकि लैम्डा के सामने नहीं लिखा है, लैम्डा के यहाँ नीचे लिखा हुआ है मोमेंटम। तो जब भी कोई चीज इस तरीके से लिखी होती है तो उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन से पता क्या चलता है, इससे निष्कर्ष क्या निकला, इससे फाइनली हमें रिजल्ट मिलने वाला, ध्यान से देखेंगे। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास और लैम्डा में बहुत बड़ा रिलेशन देखने को मिला। दुनिया में किसी भी चीज को तुम फेंकते हो ना, वो वेव नेचर ही बनाती है। किसी बॉल को भी फेंकूंगी ना मैं, तो उसके पास भी वेव है, वो भी एक वेव को एसोसिएट करती है। अब बॉल की वेव दिखती नहीं है और इलेक्ट्रॉन की वेव दिख गई साइंटिस्ट को, मतलब साइंटिस्ट की आंखें बिल्कुल खराब है। जो चीज हम आंखों से देख नहीं सकते उसकी तुमने वेव देख ली, और जो चीज हमें आंखों से दिख रही है उसकी वेव नहीं दिखेगी। ये कैसी बातें कर रहे हो। तो साइंटिस्ट ने ये बात ऐसे हवा में नहीं की, वो इस मुद्दे पे गई है। उन्होंने बोला मास और लैम्डा में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, मतलब जितना मास किसी चीज का ज्यादा होगा, कोई चीज जितनी बड़ी होगी, जितनी हैवी होगी, उसका लैम्डा यानी उसकी वेवलेंथ उतनी छोटी होगी, वो उतनी छोटी लेंथ वाली वेव बनाएगी। यानी कि वो बिल्कुल, ध्यान से देखना, वो जो वेवलेंथ बनाएगी वो बिल्कुल ऐसे बनेगी, जैसे लगेगा वो चीज सीधी ही जाती है। और किसी भी चीज का मास जितना कम ना के बराबर होगा, उसकी वेवलेंथ देखना प्रॉपर वेव बनकर आएगी। तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन की वेव दिखेगी या बॉल की? अरे बेटा बॉल, अभी इलेक्ट्रॉन ये रहा, बॉल ये रही, किसका मास ज्यादा होगा? ये बॉल कम बॉल। तुम सो जाओ बेटा, तुम बॉल पियो। ये बॉल है, ये इलेक्ट्रॉन है, किसका मास ज्यादा होगा? बॉल का मास ज्यादा होगा। जिसका मास ज्यादा होता है वो उतनी छोटी वेवलेंथ वाली वेव बना रहा है, और छोटी वेवलेंथ है
तो यानी कि वो वेव नहीं बनेगी, वो स्ट्रेट ही दिखेगी कि बॉल हवा में बस ऐसे सीधी जा रही है, बट एक्चुअली इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है। अगर मैं तुम्हें भी उठा के ऐसे फेंकूं तो तुम भी वेव के फॉर्म में जाओगे, बट तुम्हारा मास बड़ा है इलेक्ट्रॉन का? मेरा इसमें सोच के बोल रहे हैं ना। हाँ, तो इनका मास बड़ा है फाइनली, तो ये कंक्लूड कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन से ही बड़े हैं, तो इनकी वेव नहीं दिखेगी आपको, बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। तो वेव सिर्फ इसकी दिखती है जो बहुत छोटे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, उन पार्टिकल्स की वेव नेचर हमें दिखती है, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, मास बहुत कम है, ना के बराबर मास है। एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे हाथ में रख दूंगी ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे हाथ में कुछ है, नेग्लिजिबल मास है, ना के बराबर। वही मैं तुम्हें रख दूं मेरे हाथ पे, पता चलेगा? दीदी बहुत भारी पता चलेगा बच्चा है यार, ये बड़ा है। सो बेसिकली जिस चीज का मास ना के बराबर है तो उसकी वेवलेंथ हमेशा बहुत बड़ी बनती है, जो कि हमें प्रॉपरली क्लियरली विजिबल होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कौन से दो साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, प्लैंक्स और आइंस्टाइन ने तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर बात किया था, वो हम नहीं पढ़ रहे, बस हमने दोनों की एनर्जी को कंपेयर किया। और वेव नेचर कहाँ अप्लाई हुआ? यहाँ पे बाय वेव, यहाँ वेव नेचर आया, और यहाँ पे बाय पार्टिकल नेचर। तो दोनों नेचर यहाँ पर यूज हो गए, दोनों नेचर के यूज होने से हमें एक रिलेशन मिली। और यार हमें ये फॉर्मूला याद करना है, एब्सोल्युटली राइट, आपको याद करना है। क्या हमें रिलेशन याद करनी है? ये रिलेशन भी याद